तो आपका चेंज कितने का आया? चेंज कितने का आया? चेंज इन लीनियर मोमेंटम आपका कितना आया? जैसे आप कोई पार्टिकल होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो हम अब क्या बोलते हैं उसके फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में क्या चेंज आया होगा। उसी प्रकार जब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम में कुछ डिफरेंस आ गया तो हम क्या पूछ रहे हैं कि कितने का चेंज आया। चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना आया, तो किसके बराबर होगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल के। ठीक है, तो P फाइनल आपका कितना है? P फाइनल है यम V प्लस यम डेल V, यही आपका है। माइनस P इनिशियल कितना है? यम V है, तो यम V से यम V कैंसिल। इसका मतलब जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है वो आपका यम डेल V के बराबर है। इतने का ही चेंज मोमेंटम में चेंजेस आया। ठीक है, तो आपका न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? जो आपका अप्लाइड फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो ये क्या है? डेल पी का मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और जब किसी चीज के आगे रेट लग जाता है इसका मतलब वो चीज टाइम पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए हम डेल टी से डिवाइड करते हैं। सेकंड लॉ क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, या उल्टा भी बोल सकते हो, जो अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना, तो यहां से क्या बात पता चली कि आपका जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। ठीक है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना चाहते हो तो आपको कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो F इक्वल टू के डेल पी अपान डेल टी। ठीक है, जहां पे क्या है कि हमने कोई भी अपने मन से कांस्टेंट ले लिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे डेल टी क्या है? एक बड़े से इंटरवल की बात है, यहां से यहां जाने में जो टाइम इंटरवल चेंज हुआ उस टाइम की बात है। ठीक है, अगर हम क्या करें डेल टी को अप्रोच टू जीरो ले ले। देखो आपने मैथ्स में इतना तो पढ़ा होगा, या फिर आप 11th-12th में बायो के स्टूडेंट थे। नहीं, बायो वाले तो फिजिक्स नहीं पढ़ते, बीएससी में मैथ वाले ही होंगे। ठीक है, आप क्या करो डेल टी अप्रोच टू जीरो ले लो। ठीक है, इसका मतलब बहुत ही आपको इसका मतलब तो मालूम होगा कि बहुत ही छोटे टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। जब हम बहुत ही छोटे टाइम पीरियड की बात करेंगे तो उस टाइम में जो आपका डेल पी अपान टी है, डेल पी अपान डेल टी है, वो क्या बन जाएगा? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या बन जाएगा? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट CINT ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू T। ठीक है, देखो F इक्वल टू डी पी अपान डी टी, ये ऐसे ही नहीं आया। उसके लिए पहले आपको चेंज निकालना पड़ेगा, चेंज के बाद न्यूटन का लॉ लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या बोलोगे कि लेट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो। ये जो डेल्टा टी है बहुत ही हमने छोटे टाइम के लिए अज्यूम किया, तो जो आपका डेल पी अपान डेल टी है वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ पी बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है? आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपको इतना नॉलेज तो होना चाहिए। ठीक है, तो आपका उसके बाद ये, इसके बाद हम यहाँ पे गए, इसके बाद उसके बाद क्या बन जाएगा? F इक्वल टू के dp अपान dt। आप सिंपली अगर k का वैल्यू 1 लो लोगे तो ये भी हट जाएगा। F इक्वल टू dp अपान dt, ये क्या आ गया? न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डिफरेंशियल फॉर्म आ गया। क्या आ गया? डिफरेंशियल फॉर्म आ गया। ठीक है, यहाँ तक नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हो। जहाँ पे k क्या था? k हमारा कांस्टेंट था, उसका वैल्यू हमने 1 ले लिया जिसकी वजह से वो हट गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे केस की, जब हमारा किसी बॉडी का मास फिक्स होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरे फॉर्म की बात कर रहे हैं, जब आपका बॉडी का मास कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब सपोज कर लो कोई बॉडी जिसका मास m है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे फोर्स आपका कैश किसके बराबर है? डी पी अपान डी टी। ठीक है, और ये बॉडी क्या कर रही है? v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो dp अपान dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और आपका मालूम है p किसके बराबर होता है? m v के बराबर होता है। तो इस बॉडी जिसका मास m वेलोसिटी v है उसके लिए क्या होगा? d अपान dt
यम वी, ठीक है। और आपको मालूम है डिफरेंशिएशन में जो चीज कांस्टेंट होती है वो बाहर आ जाती है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, मास कांस्टेंट है, तो क्या होगा, मास बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी टी ऑफ वी हो जाएगा। और आपको मालूम है जब वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है तो क्या आता है, करेक्ट। जब वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है तो एक्सीलरेशन आता है, ठीक है। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो, F इक्वल टू dp अपन, देखो यार हमने पहले ही k का वैल्यू 1 ले लिया था। अगर आप चाहे तो यहाँ पे भी k लगा के फिर बाद में यहाँ पे भी k m करके फिर बाद में पुटिंग k इक्वल टू 1 देन अभी गेट F इक्वल टू m ऐसा भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। हमने क्या किया, पहले ही सिचुएशन में k का वैल्यू 1 रख लिया था, ठीक है। अगर आपको करना चाहे तो वो आप वो भी कर सकते हो, यहाँ पे भी के लगा देना, यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, फिर उसके बाद बोल देना पुटिंग के इक्वल टू 1 वी गेट एफ इक्वल टू एम में, ठीक है। सिंपली सा आप ये भी बोल सकते हो। यही आपका क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन यानी फोर्स का जो ऐसा यूनिट न्यूटन होता है वो यहीं से फाउंड किया जाता है, ठीक है। यहाँ से आप और क्या बोल सकते हो, जो आपका अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है वो किस किन चीज पे डिपेंड कर रहा है, अप्लाइड फोर्स मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। अप्लाइड फोर्स मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। और यहीं से आपका क्या आता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, उसका फॉर्मूला यहीं से आया, ठीक है। अगर आपको कोई बोले कि ऐसा यूनिट डिफाइन, ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन, तो आप कैसे बोलोगे, पहले यहां तक नोट करना है तो नोट कर लो, SI यूनिट ऑफ न्यूटन। तो आप क्या बोलोगे, द SI यूनिट ऑफ न्यूटन, द SI यूनिट ऑफ न्यूटन is one that cause an acceleration of 1 meter per second square to mass of 1 kg to mass of 1 kg. This unit is known as Newton. This unit is known as न्यूटन, ठीक है। आप क्या जानते हो, F इक्वल टू एम ए। तो न्यूटन कैसे डिफाइंड है, SI यूनिट ऑफ न्यूटन इज one that cause an acceleration of 1 meter per second square। जब acceleration क्या हो, 1 meter per second square हो और टू द मास ऑफ 1 kg, मास कितना हो, 1 kg के बराबर हो, तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है, न्यूटन जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन के बराबर है। 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। और आपसे कोई अगर पूछ ले कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला, तो क्या होगा, अगर कोई पूछ ले आपको डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो क्या होगा, इसी के बराबर होगा। तो F इक्वल टू मास के लिए क्या लिखते हो, कैपिटल M लिखते हो। एक्सेलरेशन क्या है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मीटर के लिए क्या लिखते हो आप, L लिखते हो। सेकंड स्क्वायर टाइम के लिए क्या लिखते हो, T लिखते हो। तो यहाँ से क्या आ गया, फोर्स का डायमेंशन M के पावर 1, L के पावर 1, T के पावर -2 आ गया, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन भी क्लियर हो गया, यहाँ तक नोट करना है तो नोट कर सकते हो। और हम बात करेंगे अपने तीसरे केस की। तो तीसरा हमारा केस है जब फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में ना हो, मतलब फोर्स एंड वेलोसिटी आर नॉट पैरेलल but makes some angle with each other, ठीक है। जैसे सिंपल सा सिचुएशन ले लो, एक बॉडी है जिसका मास m है और v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रही है, तो हमने यहां से उस पे फोर्स लगाया, तो इसमें क्या दिख रहा है,
आपको वेलोसिटी इधर जाती दिख रही है और फोर्स हमने यहाँ से लगाया, तो क्या हो गया, ये फोर्स और वेलोसिटी ना ही सेम डायरेक्शन में है और ना ही इनको हम पैरेलल बोल सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो आपको मालूम है अगर दो फोर्स भी वेक्टर है और वेलोसिटी भी वेक्टर है, जब भी दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालना होता है तो सिंपल सा रूल है, या तो उनको हेड टू हेड ज्वाइन करो या तो टेल टू टेल ज्वाइन करो। अगर आपको दो वेक्टर के बीच थीटा माने एंगल पता करना हो तो या आप उनको हेड टू हेड ज्वाइन कर लो या तो टेल टू टेल। ठीक है, सिर्फ यही दो सिचुएशन में आप उनके बीच का थीटा माने एंगल निकाल सकते हो। हेड हेड और टेल ज्वाइन करके थीटा निकालने का कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसका टेल है और इसका हेड है, इसका मतलब यहाँ पे इनके बीच में थीटा अगर आप इसको निकाल रहे हो तो वो आपका गलत है। ठीक है, इसलिए आप क्या करो, पहले आपको ये बात तो आपने 11th में ही पढ़ा होगा कि आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, जिसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। तो सपोज कर लो v आपका इधर जा रहा था तो f आपका यहाँ है, उसको आप शिफ्ट करके यहाँ पे ले आए। ठीक है, ये क्या है, f है। आपने क्या किया, इसको पैरेलली, यहाँ पे था उसको पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, उसका डायरेक्शन तो चेंज नहीं किया, सिर्फ उसको पैरेलल पैरेलल, ठीक है, कह दिया पैरेलल, पैरेलली क्या बोलते हैं, पैरेलली चेंज कर दिया। इनके बीच थीटा एंगल क्या अब निकलेगा, थीटा, यही क्या होगा, v और f के बीच थीटा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, आप जानते ही हो v से थीटा एंगल पे f है, तो f का v के अलावा कौन सा होगा, f cos थीटा, परपेंडिकुलर क्या होगा, f sin थीटा। इसको हम क्या बोलेंगे, f इन x डायरेक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, f इन y डायरेक्शन। और आपको मालूम है कोई भी चीज को हम fx प्लस fy प्लस fz के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। अगर कोई चीज f लिखी है तो उसको हम तीनों डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, जिस पर अगर v और f के बीच थीटा एंगल है तो इनको हम f को हम तीनों टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो फोर्स इन x डायरेक्शन होगा वो dpx अपॉन dt के बराबर होगा। म्हणजे फोर्स इन एक्स डायरेक्शन का मतलब एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स वो dpx, px का मतलब px का मतलब v और इसका मास कितना था, यम था, यम और v जो कि x डायरेक्शन के अलोंग में है। और अगर हम f इन y की बात करें तो आप क्या करो, dpy करो अपॉन dt। ठीक है, py का मतलब p इन y डायरेक्शन, मोमेंटम इन y डायरेक्शन। ठीक है, और जैसे आप बात करें p f z की बात करो तो किसके बराबर होगा, वो dpz अपॉन dt के बराबर होगा। dz क्या होगा, या तो प्लेन के अंदर गया होगा या तो प्लेन के बाहर होगा। आपको ये बात तो मालूम है कि ना एक्स वाई जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक है, इसलिए आप क्या करना, या तो अंदर वाले को जेड डायरेक्शन मान लेना या तो बाहर वाले को जिसको भी मानना चाहते हो। एफ एक्स वाई जेड का एफ जेड इक्वल टू डी पी जेड अपॉन डी टी। ठीक है, तो एक बात बताओ, जो आपका डी पी एक्स अपॉन डी टी है वो किसके बराबर होगा, पी एक्स यम भी के बराबर है। तो ये किसके बराबर होगा, डी पी किसके बराबर होता है, यम वी एक्स अपॉन डी टी, दैट इज मास तो कांस्टेंट है, मास तो बदल नहीं सकता इस वाली सिचुएशन में, तो मास तो बाहर आ जाएगा, मास बाहर, और वी एक्स अपॉन डी वी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ए एक्स बन जाएगा, दैट इज यम ए एक्स बन जाएगा, दैट इज मास और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन। फिर इसके लिए क्या बन जाएगा, मास और एक्सेलरेशन इन, ये पी एक्स है यहाँ पे, मास और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, और इसके लिए क्या बन जाएगा, मास और एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन। और जब आप इन तीनों का कंबाइन सम कर दोगे तो वो आपका एफ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एफ आपका किसके बराबर है, अप्लाइड जो आपका फोर्स है वो किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर है। इसीलिए अगर v और f में के बीच कुछ आपको थीटा एंगल दिखे तो आप क्या करो, पहले fx निकालो, फिर fy निकालो, फिर fz निकालो।
ठीक है, उसके लिए आप क्या करो, एफ एक्स के लिए डी पी एक्स अपन डी टी करो, या सिंपली एम ए एक्स करो, मास और एक्सेलरेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। मास तो कांस्टेंट है, मास को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो आप क्या करो, सिंपली एक्सेलरेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। वैसे y वाला केस है, वैसे z वाला केस है, फिर इनका कंबाइन कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स मिल जाएगा, जो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट करना है तो नोट कर सकते हो। अब हम लास्ट केसेस की बात करेंगे, जहां पे आपका मास बॉडी का कांस्टेंट नहीं रहता, उस टाइम पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो हमने कौन सा केस पढ़ा, रॉकेट प्रपल्सन वाला, कि रॉकेट प्रपल्सन में क्या होता है, मास ऑफ बॉडी कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, वो क्या होता है, हमेशा घटता रहता है। तो वहां पे भी न्यूटन का लॉ फॉलो होना चाहिए, क्योंकि न्यूटन के लॉ हर जगह लगते हैं, तो वहां पे किस फॉर्म में लगेगा ये हमको देखना है। ठीक है, तो रॉकेट प्रपल्सन की हम बात कर रहे हैं, रॉकेट की बात कर रहे हैं, तो रॉकेट में क्या होता है, फोर्स किसके बराबर है आपका, फोर्स इक्वल टू डी ओवर डी टी, डीपी अपॉन dt के बराबर है। तो रॉकेट का मास m होगा और वो v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हो, d ओवर dt m v। यहाँ पे आपका मास भी कांस्टेंट नहीं है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी भी ऊपर जाते हुए बढ़ता रहता है, और मास भी आपका क्या है, हमेशा घटता रहेगा। और रॉकेट प्रपल्सन के केस में क्यों, क्योंकि एक पूरा ये रॉकेट है, ठीक है, इसका फ्यूल मास जितना भी सब लगा हुआ है, स्क्रैप सबका मास यम हमने ले लिया, स्मॉल यम। जब ये ऊपर जाएगा तो इसका फ्यूल तो बर्न होता रहेगा और वो गैस की फॉर्म में नीचे गिरता रहेगा, इसलिए उसका मास तो कम होता रहेगा। तो ऐसे केस में हम यूवी मेथड लगाते हैं। यूवी मेथड क्या होता है, मैथ्स वाले स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं। हम क्या करेंगे, पहले एक को कांस्टेंट रखेंगे, पहले हमने मास को कांस्टेंट रखा और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, dv ओवर dt। यूवी मेथड में हम क्या करते हैं, पहले u को कांस्टेंट रखते हैं, dv अपॉन dt करते हैं, फिर v को कांस्टेंट रखते हैं, du अपॉन dt करते हैं। ठीक है भाई, इतना तो मैथ्स वाले जानते होंगे। उसके बाद क्या करो, अब v को कांस्टेंट रखो और dm अपॉन dt कर दो। ठीक है, ये फॉर्मूला तब लगाना जब मास भी कांस्टेंट ना हो और वेलोसिटी भी कांस्टेंट ना हो। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो केस ऑफ फोर्स when velocity changes। ठीक है, इसका क्या है, वो केस जहां पे किसी बॉडी का, देखो हम क्या कर रहे हैं, किसी इंस्टेंट पे देखेंगे, यहाँ इस इंस्टेंट पे हम क्या देख रहे हैं, उसका मास कांस्टेंट है लेकिन उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और जब हम दूसरे इंस्टेंट पे हमने देखा तो वहां पे क्या है, केस ऑफ फोर्स व्हेन मास चेंजेस, जब क्या हो रहा है, मास आपका बदल रहा है, मास घट रहा है। ठीक है, तो रॉकेट प्रपल्सन में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, आपको अगर रॉकेट बनाना है तो ये फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, ये तो बात हो गई न्यूटन का सारे चारों केसेस जो पॉसिबल हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई भी केस पॉसिबल नहीं है न्यूटन के सेकेंड लॉ में बताने के लिए। ठीक है, यहाँ तक नोट करना है तो नोट कर सकते हो। अब हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे, पॉइंट टू रिमेम्बर। ठीक है, हमारा लॉ कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू रिमेम्बर। तो आपका पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज applicable to an single particle और टू अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। आप इसको किसी एक सिंगल पार्टिकल के लिए भी लगा सकते हो और एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट की बात करें हम, द फोर्स इन द लॉ, हम F इक्वल टू एम ही लिखते हैं ना, सेकेंड लॉ को सिंपली यही ना लिखते हो भाई। तो जो ये फोर्स है, द फोर्स इन लॉ stand for
नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ये क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स का सम है। सपोज करो ये सरफेस है, ये आपका कोई मास यम है, उस पे इधर की तरफ से कोई 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है जिसको आप F1 बोल दो, और इधर से कोई क्या कर रहा है 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है जिसको आप F2 बोल दो। तो आप क्या सिंपली जानते हो, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। तो नेट फोर्स से मतलब देखो, इधर से कोई सपोज कर लो 6 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, इधर से कोई 10 न्यूटन से लगा रहा है, तो बॉडी इधर के ही डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि इधर से ज्यादा फोर्स लगाया जा रहा है। इसका मतलब F2 इज ग्रेटर देन F1। इसका मतलब क्या होगा, नेट फोर्स कितना ठीक लगेगा, 10 माइनस इधर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे। क्यों मानेंगे, कि क्योंकि इसका बॉडी का मोशन इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 10 माइनस 6 इक्वल टू एम ए, मतलब एम ए इक्वल टू कितना आ गया, 4 आपका आ गया। जो आपका ये 4 आया, ये क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक नोट करो। फिर हम एक और लास्ट पॉइंट बच रहा है, और जहां पे ए आपका क्या है, ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। यहाँ तक नोट करो। फिर एक लास्ट पॉइंट बच रहा है, उसको भी कंप्लीट करते हैं। एन इंटरनल फोर्स इन सिस्टम और नॉट को भी इंक्लूड, चलो यहीं पर देख लो। इसके अलावा अगर कोई भी इन पार्टिकल के अंदर का फोर्स है जिसको हम इंटरनल फोर्स बोलते हैं, उसको हम इस वाले इक्वेशन में कंक्लूड नहीं करते। जैसे आपको मालूम है दुनिया में कोई भी चीज हो उनके बीच इंटरनल अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। जैसे आपको मालूम है, न्यूक्लियस का एग्जांपल ले लो। न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे, ये सपोज कर लो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन पे सब पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी सभी एक दूसरे के साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो क्या है, किसी बॉडी का इंटरनल फोर्स है, अंदरी वाला फोर्स है। प्लस प्लस रिपल करना चाहिए फिर भी साथ में रहते हैं, किसकी वजह से, अट्रैक्टिव फोर्स, जो क्या है किसी बॉडी का इंटरनल फोर्स है। तो क्या बोल रहा है कि ये जो लॉ है F इक्वल टू एम में, यहाँ पे किसी भी प्रकार का इंटरनल फोर्स का आप यूज मत करना। सिंपल सही बोल रहा है कि जो भी F रखना सभी एक्सटर्नल फोर्स होंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब उसमें एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है कि व्हाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कंसीडर्ड एज स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। उसको भी 2 मिनट का टॉपिक है, देख के खत्म करो। दो न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ तक नोट करो पहले। चलो हो गया। न्यूटन का पहला लॉ क्या था, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 होगा तो वो बॉडी जहां रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही हो तो चलती रहेगी। न्यूटन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is simply a special case of second law, is simply a special, इंक खत्म है, स्पेशल केस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो आपका सेकेंड लॉ क्या बोलता है, F इक्वल टू कोई देखो हम क्या ले रहे हैं, सिंपल सा केस, कोई पार्टिकल उसका मास m है, वो v वेलोसिटी से आगे जा रही है, ठीक है। F इक्वल टू क्या होता है, dp अपॉन dt, दैट इज क्या, d ओवर dt m v, ठीक है। जिसको आप क्या लिख सकते हो, मास, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ बॉडी का चेंज नहीं हो रहा है तो डी वी अपॉन डी टी एम ए लिख सकते हो, दैट इज F इक्वल टू एम में आ गया आपका। तो एक बात बताओ, अगर हम बोलते हैं कि F 0 है, ठीक है, अगर बोलते हैं हम F 0 है तो इसमें से क्या 0 हो सकता है, आपको मालूम है अगर हमने इधर वाली साइड को 0 बोल दिया तो इधर वाली साइड को 0 होना पड़ेगा। लेकिन किसी पार्टिकल का हमने क्या मान लिया है कि मास कांस्टेंट है, तो मास तो नहीं 0 हो सकता। 0 क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, इफ F इक्वल टू 0 implies that A इक्वल टू 0, ठीक है। और वही क्या होता है, न्यूटन का पहला लॉ होता है, वो क्या बोलता है, विच इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज इफ नो फोर्स एक्ट on a body
if no force acts on a body there will be no change in velocity. उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, there will be no change in velocity. जब आपको मालूम है वेलोसिटी में चेंजेस नहीं होता एंड हेंस नो एक्सेलरेशन, तो वो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, एंड हेंस नो एक्सेलरेशन। और यही क्या है, थर्स न्यूटन का जो सेकंड पहला लॉ, सॉरी न्यूटन का जो पहला लॉ है वो न्यूटन के सेकंड लॉ का एक स्पेशल केस है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, डीपी अपॉन डीटी या फिर इक्वल टू एम ए, सिंपली बोलो, या फिर न्यूटन का सेकंड लॉ ये है। और लेकिन अगर एफ जीरो हो जाए तो ए जीरो हो जाएगा। और वही क्या है न्यूटन का पहला लॉ कि इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी देन देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी एंड हेंस नो एक्सेलरेशन। यही ठीक है। तो ये सब बात हो गई न्यूटन के सेकंड लॉ की। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।